टूटे किले के मालिक रामकिशोर सिंह, वो रही उनकी हवेली, वहीं सब परिवार रहते हैं। आइए, उनके बचपन के एक दोस्त थे प्रोफेसर ईशान चंद्र मजूमदार। वो रिटायर होने के बाद अकेले यहीं रहते थे। एक दिन अकस्मात उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये मालूम पड़ा कि उनके खून में सांप का जहर है। अगर इस बात का पता चल चुका है कि सांप के काटने से मौत हुई है, तो फिर शक की क्या बात? स्वतंत्र रूप से कोई एक चीज महत्व नहीं रखती, लेकिन शक की ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं। इन सब बातों से लगता है कि मामला बहुत गड़बड़ है। ऐसी कई एक बातें हैं, जैसे ईशान चंद की मौत सांप के काटने से हुई, लेकिन उसके सर पे चोट का गहरा निशान था। क्यों? और दूसरा, उसकी बंद मुट्ठी के अंदर एक सोने की मोहर थी, कहां से आई? तीसरी बात, इतनी ऊंचाई पे सांप कहां से आया? आपने तो कहा कि रामकिशोर की बड़ी लड़की की मौत सांप के काटने से हुई थी। वो वहां मरी थी, उस जंगल में। वहां सांप हो सकता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जहां चूहा नहीं, मेंढक नहीं, सांप कहां से आएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है किसी ने जानबूझकर यहां सांप छोड़ा हो, इसलिए कहता हूं कि मामला गड़बड़ है। किसी पर शक है? शक? वो देखिए, उस हवेली में रामकिशोर अपने 3 लड़के और एक लड़की के साथ रहता है। बड़ी लड़की की मौत पिछले साल सांप के काटने से हो गई। उसका पति यहीं रहता है, और एक रहता है मास्टर। वो मास्टर छोटी लड़की को पढ़ाता है। छोटी लड़की को छोड़कर बाकी सब के सब अजीब से लगते हैं, सब पर शक होता है। आइए, इस दीवार में सलाखें क्यों लगी हुई हैं? ये कमरा शायद पुराने जमाने में किले का दफ्तर हुआ, और इन सलाखों के ऊपर बक्से या तख्ते रखकर वो लोग वही काते रखते होंगे। अच्छा, प्रोफेसर का कुछ सामान तो होगा, कपड़े वगैरह, वो सब कहाँ है? वो सब थाने में है। और उनकी मुट्ठी में जो मोहर मिली थी वो भी हमारे पास। काफी मजबूत है। चलिए नीचे रामकिशोर सिंह के परिवार से मिल लेते हैं। आइए। अरे मास्टर, यहाँ क्या कर रहे हो? घर में वकील साहब आए हैं, सब बैठकर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। गदाधर और तुलसी वहाँ नहीं है, सोचा शायद यहाँ होंगे। वो तो यहाँ पे भी नहीं है। रंकेश बाबू, ये है रमापति, रामकिशोर जी के यहाँ मास्टर हैं और वहीं रहते हैं। अच्छा, आप ही रमापति हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जिस रात ईशान बाबू गुजर गए, आप काफी देर तक उनके साथ थे, क्या बातें हो रही थी? वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके साथ बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता था। फिर उन्हें हमारे मालिक के वंश का, इस किले का सारा इतिहास मालूम था। एक डायरी में सब कुछ लिख रखा था, वही सब सुन रहा था। चले? जी आइए। ये कौन है? ये साधु बाबा बहुत सालों से यहाँ हैं। अच्छा, लेकिन इस जंगल में साधु क्या कर रहे हैं? यहाँ तो भिक्षा देने वाला भी कोई नहीं। इनका खाना पीना सब मालिक देते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये मनीलाल कौन होता है? जब हमारी बहन ही मर गई तब उसके पति के साथ हमारा क्या लेना देना है? उसे क्यों किला दे रहे हैं? मुझे क्या रास्ते से उठा कर लाए हैं? किला मुझे मिलना चाहिए। नहीं, किला मुझे मिलना चाहिए। मैं उसे बनवाकर वहीं रहूंगा, बाकी सब तुम ले लेना। जितनी जल्द सब रजिस्ट्री तैयार हो जाए उतना ही अच्छा। ठीक है रामकिशोर बाबू, मैं आज ही तैयार कर देता हूँ। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। आइए इंस्पेक्टर साहब। आ सकते हैं रामकिशोर जी? आइए आइए डीएसपी साहब, आइए बैठिए। ये हमारे कलकत्ता के मित्र हैं। अच्छा, किला दिखाने लाया था, सोचा आपसे भी मुलाकात करवा दूं। हाँ, बड़ा अच्छा किया। सुना है प्रोफेसर ईशान चंद्र की मृत्यु सांप के डसने से हुई? ईशान मेरे बचपन का दोस्त था, वो मेरे घर आकर गुजर गया
इस बात का दुख मुझे हमेशा सताता रहेगा। उनकी मुट्ठी में एक सोने की मोहर मिली थी, वहां कहां से आई, कुछ बता सकते हैं आप? कुछ कह नहीं सकता। उसकी आर्थिक स्थिति भी तो इतनी मजबूत नहीं थी कि एक सोने की मोहर रखता। अगर वहां किले में पड़ी हो तो मिल भी सकती है। कह नहीं सकता। कहते हैं इस किले में हमारे पूर्वजों का बहुत सारा धन जमा है, बहुत सोना जमा है। मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे तो मिला नहीं। यहां तो कहीं बिजली नहीं है। प्रोफेसर जरूर लालटेन जलाते होंगे रात को। हाँ, मौत के हफ्ता 10 दिन पहले एक टॉर्च ले गए थे। वो टॉर्च पता नहीं कहाँ गई, मिली नहीं। कहां गई टॉर्च? बाबूजी, मुझे यकीन है कि मौत के बाद गड़बड़ी में कोई टॉर्च वहां से ले गया। किसी पर शक है? मुझे लगता है कि नहीं नहीं मणिलाल, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मास्टर ने टॉर्च नहीं लिया। लिया होता तो हमें बताता। लगता है टॉर्च को लेकर आप लोग कुछ परेशान से हैं। हाँ, आपसे परिचय हुआ, बहुत आनंद मिला। इतनी बड़ी जगह पर आपने मकान बनाया है, यहाँ आकर जाने की तबीयत नहीं करती? अरे तो फिर रहिए कुछ दिन यहाँ, 2 दिन में ही भाग खड़े होंगे। हमें तो आदत पड़ गई है। आपका न्योता याद रहेगा, लेकिन अगर आया तो मैं उस किले में रहूंगा। और भी अच्छी जगह है। चलिए। नमस्ते। अच्छा, नमस्कार। अब बताइए क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ तो है। कुछ दिन जाकर उस किले में रहना होगा। आपने गौर किया, कोई वहां खुलकर बात नहीं कर रहा था। सब कुछ खिंचे हुए से थे। और फिर कई गुत्थियां हैं, जैसे मोहर कहां से आई, टॉर्च कहां गायब हो गई। सब इस किले को चाहते क्यों हैं? और मालिक को छोड़कर सब मनीलाल से नफरत क्यों करते? मनीलाल और मास्टर रमापति दोनों को कोई नहीं चाहता। उसकी एक वजह है। ये दोनों मालिक राम किशोर की मेहरबानी से ही पल रहे हैं। अच्छा, वहां उस किले को लेकर क्या झगड़ा हो रहा है? राम किशोर को दिल का एक दौरा पड़ चुका है। उन्हें डर है कि उनके मरने के बाद उनके दोनों नालायक बेटे उनकी सारी जायदाद को मामला मुकदमा करके कहीं पूरी मिट्टी में न मिला दें। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद के बराबर 4 के हिस्से किए हैं। 3 हिस्से लड़कों में और बाकी का 1 हिस्सा छोटी लड़की तुलसी को। लेकिन किला तो मनीलाल को देने की बात हो रही थी। मनीलाल ने उनकी बड़ी लड़की के साथ शादी की थी और वह मर गई। इसलिए राम किशोर ने यह फैसला किया कि वक्त आने पर अपनी छोटी लड़की की शादी वे मनीलाल से कर देंगे। और मनीलाल का मतलब है तुलसी, और जो किला है वो पड़ेगा उसके हिस्से में। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा था। ये मनीलाल कैसा आदमी है? समझदार है, अपने दोनों बड़े सालों से 1000 गुना अच्छा। इसलिए राम किशोर का भरोसा मनीलाल पर ज्यादा है। मनीलाल तो अपनी पत्नी के मरने के बाद जा रहा था, लेकिन राम किशोर ने उसे जाने से रोका। अच्छा, वो अशरफी तो दिखाइए। इस पर कुछ उर्दू में लिखा है, आप पढ़कर बता सकते हैं? जनाब, ये उर्दू नहीं, फारसी है। अशरफियों में फारसी में लिखने का रिवाज था। आप हुक्म करें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। मुझे फारसी आती है। जी, जरा पढ़कर बताइए, पता तो लगे कब की मोहर है। तारीख नहीं है, ये अशरफी नवाब अली वर्दी खां के वक्त की है। काफी पुरानी है। और वो डायरी? शुक्रिया। सुनो ईशान बाबू, शुरू में क्या लिखते हैं? इतिहास के इष्ट देवता अगर इंसान की बोली बोलना जानते तो वो मुहर्रम के बाजे की ताल में कहते, रुपया कमाओ, रुपया कमाओ। ये सुनो, सिपाही विद्रोह के वक्त लुटेरे किले का गुप्त धन नहीं ले जा सके, ये राम विनोद सिंह का दृढ़ विश्वास है। ये राम विनोद कौन है?
राम विनोद राम किशोर के बड़े भाई थे। सुना है 25-30 साल पहले गुजर गए। ये फारसी में कुछ लिखा है, 3 लाइनें, जरा बताइए तो। लिखा है, अगर राजा राम या जयराम दोनों जिंदा ना रहें तब हमारी पूरी दौलत मोहनलाल के जिम्मे रहेगी। मोहनलाल के जिम्मे? ये मोहनलाल कौन है? वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा तो ठीक है, वो चीजें आप ले जाइए, ये डायरी मैं कुछ दिन अपने पास रखूंगा। जो हुक्म। एक बात तो साफ है, अगर प्रोफेसर की हत्या की गई है तो उसका मकसद वही है जो सदियों से चला आ रहा है, धन, रुपया, पैसा। मगर फारसी में लिखने का क्या मतलब है जब सब लोग हिंदी समझते हैं? ये प्रोफेसर ने खुद नहीं लिखा है, मतलब उन्हीं की हाथ की लिखाई है, लेकिन रचना उनकी नहीं है। कहीं कुछ फारसी में लिखा हुआ था, उसकी नकल उन्होंने डायरी में कर दी है। भैया, ये कौन आ रहे हैं? पुलिस। ये रामकिशोर का तीसरा बेटा है। क्या नाम है तेरा? गधा। आइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आपसे एक बात पूछता हूँ। आप पुलिस वाले हैं, इसीलिए जानने की उत्सुकता हो रही है। प्रोफेसर की मौत क्या सचमुच सांप के काटने से हुई थी? किसी पर शक है आपको? नहीं, यूं ही कुछ कहा नहीं जा सकता ना। सांप के अलावा और क्या हो सकता है? वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रोफेसर के पैरों पर सांप के काटने के दाग मैंने भी देखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पत्नी के पैरों पर थे। ठीक है मनीलाल, रामकिशोर बाबू से कहना आज से किले में रहेंगे। चलिए। जी। नमस्ते। आइए आइए आइए, बैठिए। रामकिशोर बाबू नहीं है? जी नहीं, वो कोर्ट में दलील रजिस्ट्री कराने गए हैं, आ जाएंगे अभी। अच्छा, मास्टर जी एक बात बताओ। बैठो बैठो। आप तो यहाँ सब लोगों को जानते हैं, इनमें से ऐसा कौन है जो खून कर सकता है? सब। रामकिशोर बाबू भी? हाँ। वंशीधर? हाँ। मुरलीधर? मुरलीधर भी। मनीलाल भी? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ, उसे तो सिर्फ पीछे से चुगली करना आता है। और तुम? मैं? जाने दो। तुमने वो टॉर्च चोरी की थी? मेरी बदनामी की गई है, मुझे मालूम है, और किसने की है ये भी मालूम है। आप ही बताइए, अगर चोरी ही करनी है तो टॉर्च क्यों चुराऊंगा? तुम्हें मालूम है मनीलाल की शादी तुलसी से होने वाली है? मालूम है, और ये भी मालूम है कि अगर ये शादी हुई तो अच्छा नहीं होगा। अरे आओ आ जाओ। एक बात बताऊं, तुलसी की शादी जिया जी से होगी। अच्छा। आ जाओ तुलसी, आ जाओ। ये गदाधर बहुत शैतान है, आ जाओ। अरे यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी के जो मित्र यहाँ रहते थे, प्रोफेसर ईशान चंद्र, तुम कभी उनसे मिली थी? हाँ हाँ, बहुत बार। वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। अच्छा अच्छा, तुम्हारे घर में जो लोग हैं उनमें से तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? मास्टर जी, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ? और सबसे खराब कौन लगता है? ये है तुम्हारा भाई गदाधर। नहीं, जीजा जी। वो क्यों मास्टर जी से जलता है, क्यों उनकी चुगली करता है? अगर जीजा जी से मेरी शादी हुई तो मैं उसे पहाड़ से नीचे फेंक दूंगी। अरे आइए आइए। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हो रहा है? ये दूरबीन क्यों ले आए? जैसे टॉर्च लाया था वैसे ये रखिए, किसी काम में आएगी। और क्या समाचार है? समाचार तो ये है कि मुझे लगता है प्रोफेसर यहाँ आकर रहे क्योंकि उन्हें
पता चल चुका था कि यहीं कहीं गुप्त धन छुपा हुआ है। उन्हें शायद तोशखाने के बारे में भी पता चल चुका था, लेकिन किसी ने उन्हें धन तक पहुंचने से पहले ही मार डाला। अब सवाल ये उठता है कि किसने मार डाला, और जवाब है कि राम किशोर से लेकर साधु बाबा तक कोई भी मार सकता था। मतलब हमें तोशखाना या गुप्त धन ढूंढ निकालना होगा। और मुझे ये लोहे की सलाखें बहुत सता रही हैं। आओ। मेरा ख्याल है कि इन सलाखों का सिर्फ यही काम नहीं है जिसकी वजह से यहाँ लगाई गई है, कुछ और भी है। और क्या हो सकता है? इन्हें अच्छी तरह परखना होगा। आपका इंतजार कर रहे थे, आप ही के सामने करते हैं। कुल मिलाकर 21 सलाखें। अजीत, तुम जरा वहां से शुरू करना, कहीं कुछ आप यहां से देखिए, मैं वहां पे देखता हूं। हिल रहा है, जरा इधर आइए। ये अकेले के बस का रोग नहीं है, मिलकर जोर लगाते हैं। जरा टॉर्च लाना। यहाँ कुछ फारसी में लिखा है, मुझे लगता है। 1 मिनट। क्या हुआ? मुझे लगता है प्रोफेसर ईशान चंद्र की डायरी लेने गया। ये देख रहे हैं आप क्या लिखा है? अगर राजाराम या जयराम दोनों जिंदा न रहे तब हमारी पूरी दौलत मोहनलाल के जिम्मे रहेगी। मोहनलाल? बस काम बन गया। जरूर ये रास्ता नीचे जाता है। व्योमकेश बाबू, शाबाश, तोशखाना मिल गया। ये आप ही का आविष्कार है, इसलिए सबसे पहले आप ही उतरी। ठीक है, टॉर्च देना मुझे। लाओ। संभल के। व्योमकेश बाबू, प्रोफेसर ने ये गुफा ढूंढ निकाली थी। ये टॉर्च उसी का प्रमाण है। मनीलाल कह रहा था ना वो टॉर्च नहीं मिली, ये वही है। इसे रखिए आप अपने पास।
पैसे भी अपने पास ही रखे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, सारा धन कहाँ गया? तो सबकी सब कुंडियां खाली क्यों हैं? हमने जो कुछ भी पता लगाया उससे निराश होने की कोई बात नहीं है। एक बात तो पक्की है, प्रोफेसर ईशान चंद्र का खून हुआ है। बाकी जो रहस्य है धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। आपको जो चूरा मिला है उसका आप केमिकल एनालिसिस करवा लीजिए। शाम को साधु बाबा से मिलते हैं, फिर उनको भी जरा टटोल लें। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। लिखा ना? ये तुलसी के हाथ में क्या चीज थी? फाउंटेन पेन। लेकिन किस बात पर झगड़ा हो रहा था कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ? क्या हुआ? मास्टर जी को घर भगा दिया। भगा दिया? हाँ। अच्छा चुप रोते नहीं, क्या बात हो गई? जीजा जी के पास 2 फाउंटेन पेन है, एक उनकी अपनी और एक दीदी की शादी में मिली थी। मैंने सोचा एक मास्टर जी को दे दूं, उनके पास तो एक भी नहीं है। मैंने जीजा जी के कमरे से फाउंटेन पेन लिया और मास्टर जी को दे दिया, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया। कहने लगे जहाँ से लाई हो वही दे दो। घर के सब लोगों ने मास्टर जी को चोर कहा, मारा और भगा दिया। अच्छा चुप चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे मास्टर जी को वापस बुलवा लूंगा। परेशान मत हो तुम, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा। आओ मनीलाल। मालिक ने भेजा था तुलसी को ढूंढने के लिए, बहुत ही चंचल है। आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं, उसके मास्टर जी को भगा दिया यही कहने आए थे। हाँ, वो मालिक ने मास्टर को बर्खास्त कर दिया है। जब घर में कोई था नहीं तो उसने मेरे ड्रायर खोलकर मेरा फाउंटेन पेन चुरा लिया। बहुत ही कीमती चीज है। इस कलम को? जी। बहुत अच्छा कलम है। चोरी तो ऐसे ही कलम की होनी चाहिए। घर में कितने फाउंटेन पेन हैं? जी सिर्फ मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। ये अपने मालिक तो कलम दवात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुलसी तो कह रही थी कि उसने खुद आपके कमरे से फाउंटेन पेन लिया था। तुलसी झूठ बोल रही है। मास्टर तो हमेशा से ही दोषी है। अभी उस दिन वो एक टॉर्च चुरा के। टॉर्च तो वहाँ मामूली चीज थी। भला मास्टर ऐसा काम करके अपना भविष्य क्यों बिगाड़ेगा? अच्छा ये बताइए, आपका कचहरी का सब काम कैसा चल रहा है? जी बस दस्तखत करना बाकी है और बाकी तो काम हो ही गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। तुलसी को लेकर सब परेशान है, बच्ची है। अच्छा अच्छा, गड़बड़ कर देते ना। अब टॉर्च की बात बताने की क्या जरूरत थी? ये देखो, ये भी साधु बाबा के पास जा रहा था। हमें देखकर रास्ता बदल गया। अरे बंसीधर बाबू, अरे भाई कहाँ जा रहे थे लपकते हुए? बस यूं ही घूम रहे। क्यों? अच्छा अच्छा, मैं समझा साधु बाबा के यहाँ जा रहे हैं। साधु बाबा के पास मैं क्यों जाऊंगा? क्यों? साधु बाबा के पास जाने में कोई बुराई है क्या? वो आप जाने या आपके दोस्त। चलिए। बाबा ये गांजा कहाँ से मिलता है? सब ऊपर वाले की कृपा है बेटे। बाबा आप तो यहाँ बहुत दिनों से हैं,
कुछ दिन पहले सांप के काटने से यहाँ एक आदमी मरा, आपको मालूम है? हमें क्या नहीं मालूम बेटे। उस रात किले में जाते हुए आपने किसी को देखा? देखा है। वो कौन था, आप बता सकते हैं? मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन अभी नहीं। रात को 10 बजे बाद, जब यहाँ कोई नहीं होता, उस वक्त सब कुछ बताऊंगा व्योमकेश बाबू। अरे रमापति, ये क्या हाल बना रखा है? आप तो सब कुछ जानते ही हैं। हाँ, तुलसी ने बताया था, लेकिन अब तक कहाँ थे तुम? जंगल में। शहर क्यों नहीं गए? यहाँ अब रहने से क्या फायदा? तुलसी। तुलसी से प्यार करते हो? उसको कोई नहीं चाहता। मैं नहीं रहूंगा तो वो मर जाएगी। अच्छा, कोई बात नहीं। आज रात तुम हमारे साथ यहाँ रहना। हम जरा साधु बाबा से मिलकर आते हैं, 1-2 घंटे में वापस लौटेंगे। तुम अंदर जाओ, वहीं सो जाना। आइए आइए आइए, कहिए कैसे तकलीफ की? राम किशोर जी, अब साफ साफ सब कुछ कबूल करने का वक्त आ गया। कबूल? क्या कबूल? आपके बड़े भाई राम विनोद सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार कौन था, इसका फैसला हो जाना चाहिए। मेरे बड़े भाई? जी। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बड़े भाई तो जमाना हुआ प्लेग से गुजर चुके हैं। जी नहीं, उनकी मौत कल रात हुई। आपके बड़े भाई राम विनोद साधु बाबा थे। साधु बाबा का खून हो गया? आपको मालूम है कि साधु बाबा आपके ससुर के बड़े भाई हैं, राम विनोद सिंह? झूठ, बिल्कुल झूठ। साधु बाबा मेरे भाई हैं, इसका कोई सबूत है? कोई गवाह? पिताजी, पुलिस ने सारे मकान को घेर लिया है। राम किशोर बाबू, आपकी तलाशी के परवाना हैं? आपके घर की तलाशी ली जाएगी। ये रहा वारंट। लेकिन आपके इलाके में 2 खून हुए हैं और हमें यकीन है कि अपराधी और अपराधी के सबूत दोनों इसी मकान में मौजूद हैं, इसलिए आपके घर की तलाशी ली जाएगी। ठीक है, जो करना चाहते हैं कीजिए। तलाशी के लिए 2 गवाह की जरूरत है। व्योमकेश बाबू और अजीत बाबू, आप दोनों गवाह बन जाइए और ये ध्यान रखिएगा कि हम पुलिस वालों से कोई गैर कानूनी हरकत ना हो पाए। व्योमकेश बाबू, मणिलाल, हम सबसे पहले आपके कमरे की तलाशी लेंगे और आप दोनों यहीं रुकिए। चलिए चलिए। मैं देख लीजिए क्या देखना है। अगर आप अपने दोनों फाउंटेन पेन दे दें तो किसी भी तलाशी की जरूरत नहीं है। ये देखिए, नाग का जहर इन दोनों फाउंटेन पेन में है। क्या? आप अपने घर में एक जहरीला नाग पाल रहे थे। मणिलाल 2 खून कर चुका है। हैं? और शायद इसके बाद आपकी बारी थी। बच गए आप। ये खून हुए क्योंकि आपके पूर्वजों ने करोड़ों रुपए का सोना इस किले में छुपा रखा था। और ये सोना कहाँ है मुझे मालूम है, लेकिन जो चीज मेरी नहीं है मैं उसे छूना भी नहीं चाहता। इसलिए आपकी संपत्ति आपको ही मुबारक हो। चलिए डीएसपी साहब।
गुफा में जो सफेद चूरा मिला था उसकी केमिस्ट की रिपोर्ट आ गई है और ये चूरा था सोडियम टेट्राबोरेट। ये लीजिए। मतलब सुहागा। सुहागा किस काम आता है जानते हो? सोना पिघलाने के काम आता है। खैर, मनीलाल से जेल में लंबी चौड़ी बात हो चुकी है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। क्या कबूल किया? बैठिए। जिस दिन मनीलाल इस घर में आया था उसी दिन से उसकी नजर अपने ससुर रामकिशोर की संपत्ति पर पड़ी। उन्हीं दिनों यहां कुछ बंजारे आए हुए थे। मनीलाल ने उनसे कुछ सांप का जहर बरामद किया। किसी तरह उसकी पत्नी हरिप्रिया को मनीलाल के इरादों का पता लग गया था, इसलिए सबसे पहले उसने हरिप्रिया को इसी जहर से रास्ते से हटा दिया और साथ ही साथ रामकिशोर की सारी सहानुभूति अपनी तरफ खींच ली। अब रामकिशोर ने अपनी बेटी तुलसी की शादी मनीलाल से पक्की कर दी। 2 साल बीत गए, तुलसी शादी लायक बन गई। फिर यहाँ प्रोफेसर ईशान चंद्र आए, साथ ही साथ साधु बाबा यादव के। अब करीबन 25-30 साल पहले दोनों भाई रामकिशोर और राम विनोद मामूली व्यापारी थे। शहर में प्लेग फैला, राम विनोद बीमार पड़ गए। रामकिशोर प्लेग के डर से वहां से भाग गया। उसे यह नहीं पता था कि 25-30 साल बाद बड़े भाई से मुलाकात होगी और उसका बड़ा भाई साधु बाबा के भेष में होगा। उसने चाहा कि बड़ा भाई राम विनोद तीर्थ स्थान पर मठ बनाकर रहे, खर्चा भी देने को तैयार हो गया। लेकिन बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जंगल में रहने लगा साधु बाबा के भेष में और अपने छोटे भाई को कोसने लगा। असल में प्रोफेसर ईशान चंद्र और राम विनोद दोनों मित्र थे। हो सकता है प्रोफेसर ने ही राम विनोद उर्फ साधु बाबा को यहां बुला लिया हो। इस वक्त सब लोगों को यकीन हो गया कि किले में करोड़ों का गुप्त धन छुपा हुआ है। इधर प्रोफेसर ईशान चंद्र ने किले में गुप्त धन का पता लगा लिया था। प्रोफेसर की उम्र हो चुकी थी, दुबले पतले आदमी थे। अकेले पत्थर कैसे हटाते मालूम है? हम तीनों ने मिलकर पत्थर हटाया था। अब प्रोफेसर ने किसी से कुछ नहीं कहा, रामकिशोर से भी नहीं, साधु बाबा से भी नहीं। लेकिन उन्हें एक सहायक की जरूरत थी। उन्हीं दिनों 2 नौजवानों से अक्सर वो मिला करते थे। एक तो मास्टर रमापति, दूसरा मनीलाल। प्रोफेसर को लगा कि मनीलाल ही ठीक है, हट्टा कट्टा है, दोनों सालों से नफरत भी करता है। तय हुआ कि जो कुछ भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। एक रात दोनों ने मिलकर पत्थर हटाया। फिर मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ होगा। नीचे का रास्ता देखते ही मनीलाल फौरन टॉर्च लेकर नीचे उतर गया। लेकिन प्रोफेसर का ध्यान पत्थर के पीछे खुदाई की हुई लेखनी पर पड़ा। उसने फौरन अपनी डायरी निकालकर उस फारसी भाषा की नकल कर ली। इधर नीचे मनीलाल एक कोने में खड़ा हो गया, उधर प्रोफेसर नीचे आया। उसके पैरों ने किसी चीज को महसूस किया। प्रोफेसर ने उसे उठाया। वो एक अशर्फी थी। उन्होंने फौरन मुट्ठी बंद कर ली, हल्के से पुकारा, मनीलाल। तभी मनीलाल ने जोर से उसके सर पर टॉर्च से वार किया। प्रोफेसर गिर गया। मनीलाल ने अपनी जेब से फाउंटेन पेन निकाला और पैर की एड़ी के पास जोर से पेन की निब घुसाकर जहर अंदर डाल दिया। फिर उसकी लाश उठाकर मनीलाल बाहर ले आया। मैंने जेल में मनीलाल से पूछा कि प्रोफेसर को मारने के बाद उसने कुंडों के अंदर क्यों नहीं देखा। उसने जवाब दिया, सब कुछ तो मिल गया था, फिर एक लाश और इतनी सारी मोहरें वो एक साथ बाहर कैसे निकालता। उसने यही सोच लिया कि प्रोफेसर की मौत के हंगामे के बाद इत्मीनान से मोहरें बाहर निकाल लेगा। लेकिन तब वहां हम पहुंच गए और फिर कुछ घटनाएं इतनी जल्द घटने लगी कि कब क्या करे उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तुलसी ने उसका जहर वाला फाउंटेन पेन चुराकर रमापति को दे दिया। शाम को जब हम साधु बाबा से मिले तब मनीलाल भी वहीं था। उसे लगा कि साधु बाबा को सब कुछ मालूम है। उसने समझा कि रात 10 बजे के बाद ही साधु बाबा हमें सब कुछ बता देगा। घबरा गया। फैसला कर लिया कि 10 बजे के पहले ही साधु बाबा का सफाया कर देगा, और वही उसने किया। लेकिन गुप्त धन के रहस्य की बात का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, अनजाने में बड़ी गलती कर बैठा हूँ। और मास्टर, तुम पर तो मैंने बहुत अत्याचार किया।
अब तुम मेरे साथ घर वापस चलो। चलो आइए, पहले बैठिए तो सही। लीजिए, अपनी अमानत संभालिए। व्योमकेश बाबू, क्या आपको सब कुछ पता लग गया है? लेकिन दो शर्तें हैं। हाँ हाँ, कहिए ना। पहली, आप अपनी बेटी तुलसी की शादी मास्टर रमापति से कर देंगे। अरे और दूसरी शर्त यह है कि आप इस किले को तुलसी और रमापति के नाम कर देंगे। ये तो कोई शर्त ही नहीं है, ये तो मैंने मन ही मन पहले से ही तय कर रखा है। ये तो बहुत अच्छा है। चलिए किले की तरफ चलते हैं। आप जो बरसों से ढूंढ कर ना निकाल पाए, प्रोफेसर ईशान चंद्र ने एक ही महीने में सब ढूंढ निकाल लिया था। उसकी वजह भी थी, प्रोफेसर पुरातत्व शास्त्र से परिचित थे। कहाँ ढूंढना चाहिए ये उन्हें मालूम था। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सल्तनत टूटने लगी थी, सारे देश में अशांति फैली हुई थी। राजा जानकीराम बिहार में शासन करते थे उस वक्त। अपनी धन संपत्ति रखने के लिए उन्होंने ये किला बनवाया था। उनकी चौथी और पांचवी पीढ़ी में राजाराम और जयराम थे। राजाराम ने अपनी सारी धन संपत्ति सोने के रूप में रखी हुई थी। फिर सिपाही विद्रोह हुआ, चारों तरफ लूट मार शुरू हो गया। लूट मार में दोनों मारे गए, लेकिन लुटेरों को तोशखाने का पता नहीं चला, इसीलिए वो कुंडे आज भी साबुत हैं। अब जयराम के दो बेटे थे, राम विनोद सिंह यानी कि साधु बाबा, और आप रामकिशोर सिंह। रामकिशोर सिंह ने फिर से अपने पूर्वजों का ये किला अपने कब्जे ले लिया। वहां प्रोफेसर ईशान चंद्र को तोशखाने के बारे में पता चल गया। कहीं पड़ी हुई उन्हें एक अशर्फी मिली। उन्हें एक शिलालिपि भी मिली जिसमें लिखा था कि राजाराम और जयराम दोनों अगर जिंदा न रहे तो उनकी सारी धन संपत्ति मोहनलाल के जिम्मे रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि मोहनलाल कौन है? पहले तो मेरी भी समझ में ये बात नहीं आई। फिर सोचते सोचते प्लासी की लड़ाई पर एक कविता याद आई। बार बार फिर तोप गरजा, गरजा गिरधर लाल। गिरधर लाल मतलब तोप। उस जमाने में बड़े बड़े शूरवीरों के नामों पर तोपों के नाम रखे जाते। फिर बिजली की तरह बात दिमाग में कौंध गई कि मोहनलाल कौन है, किसके जिम्मे इतनी सारी धन संपत्ति रखी गई है। ये रहा आपका मोहनलाल। तो क्या सारा सोना तोप के नीचे गड़ा हुआ है? नहीं, जमीन में नहीं। सारा सोना इस तोप की लंबी नली के अंदर डालकर इसका मुंह बंद कर दिया गया। अरे तो फिर देर किस बात की है? मुंह से मिट्टी हटाकर मोहरे निकालते हैं। मोहरे? कहाँ है मोहरे? आपके पूर्वज राजाराम ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे कि अगर लुटेरों को इस सोने के बारे में पता भी चल जाता तो वो उसे यहाँ से नहीं निकाल पाते। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। डीएसपी साहब, आपको याद है जब हम गुप्त धन की तलाश कर रहे थे, गुफा के नीचे उतरे थे, तब हमें क्या मिला था? चमड़े की धौकनी, चूल्हा और ढेर सारा सुहागा मिला था। राजाराम ने सारी मोहरे गलाकर इस तोप की नली के अंदर डाल दी। अब इसके अंदर है एक लंबा पुख्ता सोने का खंबा। फिलहाल मिट्टी हटाकर ये देख सकते हैं कि मेरा अनुमान ठीक है या नहीं। गौरी शंकर, जरा यहाँ आना। साहब, और मट्टी नहीं है, अंदर काफी सख्त है। ठीक है, इसके मुंह पर कपड़ा रख के अच्छी तरह से साफ करो। अच्छा, आइए, पहले आप इस सोने के दर्शन कीजिए रामकिशोर जी। देखिए, क्या हुआ? सोना है या नहीं? सोना है? हाँ है।
चलो रमापति, अब तुम देखो, संपत्ति तुम्हारी है ना? चलो। आ जाओ आ जाओ। देखना, पुटीराम बाजार से लौटा है। अरे आओ आओ। शादी का कार्ड मिला तो था लेकिन हम आ नहीं पाए। जीती रहो। सत्या, ये तुलसी और रमापति हैं। जब 6 महीने पहले हमारा मुन्ना हुआ था मैं इन्हीं के यहाँ था। ये लीजिए। ये क्या है? खुद ही खोल कर देखिए। अच्छा। अरे ये देखो। क्या? जीते रहो। वही तो।